राजनाथ जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद नेटवर्क 18 को ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने के लिए। आप हमारे माध्यम से आपको देश भर में 20 चैनलों के द्वारा देखा जाएगा। हम लोग 15 भाषा में आपको देश भर में जो है उपस्थित हैं। मेरा पहला सवाल, आप मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन भी हैं, तो मैंने कहा पहला एक लार्जर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पिछले अगर मोदी सरकार की उपलब्धियां देखी जाए तो आप लोगों ने बहुत काम किए। आप लोगों ने आर्टिकल 370 को रिपील किया, CA लाए, 33% विमेन रिजर्वेशन भी आया, सबसे बड़ा इधर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी को हुई। तो ये सब तो पिछले आपकी उपलब्धियों के बारे में हो गया। अब के मैनिफेस्टो में सबसे बड़ी चीज़ें आप क्या लेकर आएंगे? वैसे इस बार के मैनिफेस्टो का जहाँ तक प्रश्न है, जब वो रिलीज़ होगा उस समय मैं समझता हूँ सारे देश को जानकारी हो जाएगी। अभी अंडर कंसिडरेशन है। अब सारी चीज़ें लगभग पूरी होने की हद तक पहुंच गई हैं और हमारा, मैं समझता हूं कि आज के 7-8 दिन के बाद ही हम लोग अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ करेंगे। मैनिफेस्टो का हम लोगों के लिए बहुत ही अधिक महत्व होता है जी, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैनिफेस्टो में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जो जनता के साथ वादे करे, अक्षरशः उन वादों को पूरा करे। क्योंकि नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के कृति और कथन, वर्ड्स और डीड, कहने और करने में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से पहले एक जनता का विश्वास कहीं ना कहीं कम हुआ है। यह विश्वास का संकट पैदा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक अकेली राजनीतिक पार्टी है जिसने भारत की राजनीति में पैदा हुई इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। आपने देखा होगा कि इसके पहले जो भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में, चाहे 2014 में अथवा 2019 में, जो भी हम लोगों ने कहा उसका अक्षरशः पालन किया है। और इस बार भी मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से, राहुल जी, इस बार भी मैनिफेस्टो में हम जो कहेंगे अक्षरशः हम उसका पालन करेंगे। तो इस बार चर्चा में मैं शुरुआत करता हूं। पहले इस बार चर्चा में बहुत रहा है वन नेशन वन पोल, तो क्या ये मैनिफेस्टो में होगा? क्या 2029 में हमारा देश जो है वन नेशन वन पोल की ओर बढ़ रहा है? आपका पर्सनल मत भी मैं जानना चाहता हूँ। मेरा व्यक्तिगत मत यदि जानना चाहते हैं तो मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि यह होना चाहिए, वन नेशन वन पोल होना चाहिए। स्वाभाविक है, इससे खर्च भी कम होगा जी, समय की बचत होगी, स्वाभाविक रूप से। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के विचार पहले भी बहुत सारे स्कॉलर्स के द्वारा जो है समय समय पर व्यक्त किए गए हैं। सवाल ये दिशा में एक प्रयास है जी। टाइमलाइन क्या है? 2029 में हो पाएगा? हम लोग सुन रहे थे कि शायद जो चुनाव जो है 2027-28 के बाद होंगे वो उनको एक्सटेंशन मिल जाएगा। उसके पहले वाले जो हैं वो दोबारा होंगे, पर फिर से दोबारा 2029 में सब साथ होगा। देखिए, समय के बारे में तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन व्यक्तिगत यदि मेरी इच्छा यदि आप पूछें तो मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द जब भी हमारी तैयारी पूरी हो जाती है, हमें वन नेशन वन इलेक्शन का यह सिलसिला प्रारंभ करना चाहिए। और यहाँ तक आपने मैनिफेस्टो की बात पूछी, तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या आएगा क्या नहीं आएगा इसके बारे में इस समय नहीं बतला पाऊंगा, क्योंकि एक सामान्यतः ये परंपरा रही है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो जब तैयार हो रहा होता है तो उसमें क्या क्या मुद्दे हैं इसको हम पब्लिक नहीं करते हैं। जब उसकी वो रिलीज होता है मैनिफेस्टो, उस समय देश को जानकारी होती है इसकी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में तो आप बहुत पहले से कह रहे हैं, आप लोगों ने इस बार उत्तराखंड में उसको लागू भी किया है। तो क्या कहते, अगले 3rd टर्म में अगर मोदी जी का 3rd टर्म आता है तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को नेशनल रोल आउट करेंगे? नेशनली आप लोग रोल आउट करेंगे? अब क्या करेंगे, इलेक्शन मैनिफेस्टो आने दीजिए, मैंने पहले ही कहा जी। मैं कोई नहीं, मैं आपसे मैनिफेस्टो से हटकर आपका हमारा कमिटमेंट है, हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, पहले से हमारी मान्यता यही है। तो इसका मतलब जैसे कि ऑपोजिशन वाले कहते हैं, लेकिन बहुत सारे जो है विरोध पक्ष के लोग अनावश्यक इसको एक जाति, पंथ अथवा धर्म के आधार पर इस प्रश्न को उछालने की कोशिश करते हैं जी। कहते हैं कि क्या मुसलमानों को शरिया और हदीस के हिसाब से जीने का कोई हक नहीं है? नहीं, सब अपने अपने हिसाब से जो जिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से मैं समझता हूँ किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और किसी की जो फेथ है, किसी का जो विश्वास है उस पर किसी अथवा जिसके जो ट्रेडिशंस हैं उस पर कोई इससे चोट नहीं पहुंचने वाली है जी। CAA पहली बार आप जब होम मिनिस्टर थे तब आया था, पारित भी हो गया था, उसके बाद फिर वापस जो है दोबारा आप लोग लाए। और इस बार जब CAA की बात कर रहे हैं, जब रूल्स नोटिफाई हुए हैं, तो
पहली बार बहुत इसका देश वेश में काफ़ी खिलाफ लोग इसके प्रदर्शन भी हुए थे। इस बार इतना कुछ हुआ नहीं, तो क्या आपको लगता है लोगों की अब ये समझ में आ रहा है ये इसको आप लोग अब आगे बढ़ा पाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा संकट यदि विपक्ष के पास है तो सबसे बड़ा संकट है उनके पास मुद्दों का अकाल है जी। और उनके पास ऐसे एजेंडा आइटम्स नहीं हैं ताकि जनता को विश्वास दिला सकें, भरोसा दिला सकें कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे। और उन सारी राजनीतिक पार्टियों को लेकर आम जनता में एक विश्वास का संकट भी है, लोग उनकी बातों पर भरोसा भी नहीं करते। अब इसको लेकर तरह तरह की गलतफहमी पैदा करने की कोशिश जो है विपक्ष के द्वारा की गई है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कारण किसी की नागरिकता समाप्त नहीं होने जा रही है। कल ममता बनर्जी ने कहा है कि लोग वोट नहीं दे पाएंगे जब ये हो जाएगा, तो और उसके पीछे डीएमके ने भी कहा है कि इसको हम होने नहीं देंगे। इसको हेल्दी डेमोक्रेसी में इस तरीके से जनता को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ ममता जी को भी जानकारी होगी इस सच्चाई की कि इस नागरिकता कानून यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कारण किसी की नागरिकता जाने वाली नहीं है जी। अगर क्रोनोलॉजिकली देखें तो सीएए के बाद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स भी आना चाहिए, एनआरसी आना चाहिए, इसके बारे में क्या बुरा है? जो भारत के नागरिक हैं, यदि उनका रजिस्टर तैयार होता है, इसमें किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? और एक गलतफहमी राहुल जी और पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि दुनिया किसी देश का यदि कोई मुसलमान यदि मान लीजिए सिटीजनशिप लेना चाहता है किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जी, तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। मैंने पहले ही कहा कि हम लोग जाति, पंथ और मजहब के आधार पर भेदभाव की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। कोई यदि ऐसी विशेष परिस्थितियां होती हैं और कोई यदि भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उस पर भी हमारी सरकार विचार कर सकती है। और मैंने स्वयं जिस समय ये बिल तैयार हो रहा था उस समय भी हमने नागरिकता दी है अदनान स्वामी को जी। पर पाकिस्तान के में मुसलमान नहीं है, सीएए के अंतर्गत मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। सीएए के उसके अंदर मुसलमान तो है नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करता है जी। तो एनआरसी आप कह रहे हैं कि आएगा अगले, उसको भी आप लोग लेकर आएंगे अगले टर्म में। आप उसमें आप कह रहे हैं कि उसमें क्या वैसे एनआरसी से किसी को भय नहीं लगना चाहिए जी। अनावश्यक इसको लेकर हुआ खड़ा किया जा रहा है, लोगों के अंदर भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है जी। और मैं समझता हूँ विपक्ष को इन सब सारी चीज़ों से, अफवाहों से बचना चाहिए। विपक्ष को भी यदि राजनीति करनी चाहिए तो तथ्यों के आधार पर, अनावश्यक जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करनी चाहिए। विपक्ष के अंदर भी वह दमखम होना चाहिए कि यदि राजनीति करनी है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति न करें, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करें। जी, बड़ा बयान है आपका। मंदिर वहीं बनाएंगे, आपका बहुत बड़ा बयान था, बहुत बड़ी आपकी प्रॉमिस थी जो आपने जनता के सामने जो करके दिखाया। एक और आपका नारा था, एक और आपका नारा है कि अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो इसको आप कैसे देखते हैं इस वक्त? क्या अगले कार्यकाल में इस पर भी काम आगे बढ़ाया जाएगा? आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो की जो बात की थी, इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो था जी वो हम लोगों ने किया है जी। तो ये आएगा इलेक्शन मैनिफेस्टो में, इस पे आपका पर्सनल मत भी जानना चाहूंगा। नहीं, इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या आएगा तो मैंने पहले ही बताया। पर वैसे मथुरा काशी के बारे में यही मैं कहूँगा, तो पहले से कटिबद्ध है कि आप इलेक्शन मामला सब जुडिस है जी, मामला सब जुडिस है जी। अब तो मुझे लगता है कि फैसले की प्रतीक्षा करनी चाहिए, तो उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ राजनाथ जी और कि काशी और मथुरा अपनी जगह पे है, पर ये सिलसिला कब तक चलेगा? कितने जगहों पे हम मंदिर बनाएंगे? क्या ये यहाँ पर ख़त्म होना चाहिए कोई एक जगह पे कि ये आगे बढ़ता चला जाएगा, इसमें हम ऐसे करते चले जाएंगे? मोहन भागवत जी ने भी कहा है कि काशी और मथुरा के बाद हिंदुओं को भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि आगे कैसे देखना है, क्योंकि एक सेक्युलर कंट्री में हमको सब साथ में रहना है। तो इसका आपका अपना मत क्या है? नहीं, भारत पंथ निरपेक्ष देश है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं काशी मथुरा के बारे में इसलिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि मामला इस समय सब जुडिस है, अदालत में विचाराधीन है। मैं समझता हूँ अदालत के फैसले की हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो अदालत का फैसला होगा वह करेंगे, जैसा राम मंदिर के कोई संकोच नहीं है, अदालत का फैसला होगा करेंगे जी। और आप भी हमारी बात से सहमत होंगे, कम से कम अदालत के फैसले को चाहे कोई भी सरकार हो उसे स्वीकार तो करना चाहिए। बिल्कुल करेंगे जी। चुनाव गर्म है, थोड़ा चुनाव पे बात करते हैं। 370 बहुत ही बोल्ड टारगेट,
303 से 370 करीब 20-25% की का बढ़ोतरी, इसको आप कैसे देखते, कहाँ से सीटें आएंगी ये? मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि 370 का भारतीय जनता पार्टी की सीटों के संबंध में कह रहा हूँ, जो 370 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त होगी, इसके संबंध में कहीं पर कोई शंका नहीं है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और एनडीए को 400 पार। नहीं, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। क्या और ये सिर्फ इस आधार पर कह रहे हैं जी कि जनता का जिस तरीके से विश्वास हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जी जिस तरीके से प्राप्त हुआ है, उस आधार पर हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटों पर विजय मिलेगी और एनडीए को का नंबर 400 से पार जाएगा। ये सिर्फ राम मंदिर की वजह से नहीं है, बल्कि ये सिर्फ राम मंदिर की हवा की वजह से नहीं है। इस 370 और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बहुत सारे, ये तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने कहा ना कि हम लोगों की पार्टी के बारे में एक विश्वसनीयता, हमारी गवर्नमेंट के बारे में क्रेडिबिलिटी, हाँ क्रेडिबिलिटी, मोदी जी लेड गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी जी, इसके कारण जनता के अंदर एक बहुत ही अधिक विश्वास पैदा हुआ है। इस कारण लोगों का समर्थन हमको प्राप्त हो रहा है। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी कहते हैं कि आप लोग मैच फिक्सिंग करते हैं, मोदी सरकार अगर ईडी, सीबीआई और ईवीएम नहीं हो तो चुनाव नहीं जीत सकती, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं ये कहता हूँ कि ईडी, सीबीआई के कारण हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। क्या करप्शन को रूट आउट करने के लिए किसी गवर्नमेंट को अपनी तरफ से प्रयास नहीं करना चाहिए? दूसरी चीज़, कोर्ट में वह जाते हैं, अदालत में जाते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन कोर्ट के द्वारा उनको रिलीफ नहीं मिल रही है। आप स्वयं फैसला करिए कि कौन गलत है, कौन सही है। राजा जी, मैं इसी सवाल को आगे लेकर जाता हूँ। ईडी और सीबीआई पर विशेष इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो इस्तेमाल हो रहा है, ऑपोजिशन कह रही है, वो सिर्फ ऑपोजिशन लीडर्स को हैरेस करने के लिए हो रहा है। वो कहते हैं कि ज़्यादातर इसमें ऑपोजिशन लीडर्स को ही हैरेस किया जाता है, यहाँ तक कि 2 मुख्यमंत्रियों को भी आपने जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया है। अपोजिशन का यह आरोप पूरी तरह से तथ्यों से परे है, पूरी तरह से निराधार है। एजेंसी अपना काम कर रही हैं। करप्शन को हम रूट आउट करना चाहते हैं, न रूट आउट हो तो कम से कम मिनिमाइज तो हम करना चाहते हैं, हमारा यही एफर्ट है। और उसके लिए एजेंसी यदि अपना काम कर रही हैं और लगता है विपक्ष को एजेंसी गलत काम कर रही हैं, गलत तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है, तो उसको लेकर वह कोर्ट भी जा रहे हैं। तो कोर्ट से उनको जो रिलीफ मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं रिलीफ मिल रही है? क्या आप ये कह देंगे कि कोर्ट के ऊपर हम लोगों ने अपना प्रभाव जमा रखा है? इस तरीके से बेबुनियाद निराधार आरोप लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने गिरेबान में झांक कर विपक्ष देखे क्यों ऐसा हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि वैसे तो अपोजिशन साथ में एकजुट होकर सामने नहीं आ पा रहा था, इस मुद्दे को लेकर सब आपस में साथ में आ गए। अभी एक बड़ी भारी रैली भी की। क्या रैली हुई? तो ये भारत जोड़ो जो है, ये ऑपोजिशन जोड़ो या आपने करवा दिया है? नहीं, वो भी तो नहीं जुड़ रहे हैं। अभी भी आपको लगता है कि नहीं जुड़ पा रहे हैं? इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? आपको लगता है कि ये पार्टियां, हम लोग भी चाहते हैं स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सकारात्मक सोच का एक प्रभावी प्रतिपक्ष होना चाहिए, लेकिन ये प्रतिपक्ष अपनी भूमिका निभा ही नहीं पा रहा है। जो प्रभावी भूमिका इनकी होनी चाहिए उसे नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए वे जिम्मेदार हैं। इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर नहीं फिक्स की जानी चाहिए। ये मुख्यमंत्रियों की अरेस्ट को लेकर, केजरीवाल जी की अरेस्ट को लेकर यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा है कि देश में चुनाव फ्री और फेयर होने चाहिए। हमारे देश में चुनाव फ्री और फेयर, इस पर आपकी क्या? नहीं, यूनाइटेड नेशन कौन होता है हमारे बारे में कहने वाला फ्री एंड फेयर होने चाहिए? क्या इसके पहले फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए थे? 2019 में नहीं हुए थे? 2014 में नहीं हुए थे? मैं तो कहता हूँ उसके पहले भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए थे। ये कहाँ से बात आ गई? अच्छा, मान लिया कि एजेंसी ने गलत गिरफ्तार किया, चीफ मिनिस्टर को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, किसी को गिरफ्तार किया, तो कोर्ट के द्वारा राहत क्यों नहीं मिल पा रही है? कोर्ट के द्वारा उनको क्यों नहीं जमानत होती है? कोर्ट के द्वारा क्यों नहीं रिहा कर दिए जाते हैं? जी, काफ़ी सारे नेता जो हैं काफ़ी समय से जेल के पीछे हैं, मगर संजय सिंह को अभी जो है, मैं राहुल जी 6 महीने के बाद, राहुल जी आप ये बतलाइए जी, हम लोगों को क्या करना चाहिए जेल में? क्या करें इसके लिए? हमारी सरकार को क्या करना चाहिए? जो भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं, हम कहने के सारे आरोप बेबुनियाद हैं, निराधार हैं। हम एजेंसीज के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करें? क्या करना चाहिए हमको? वो कह रहे हैं कि टाइमिंग कुछ इलेक्शन के पहले ज़्यादा जो है कार्यवाही हो रही है ऑपोजिशन लीडर्स के
इतनी जल्दी क्या थी, थोड़े दिन इलेक्शन तक रुक देखिए, सकते आपको थे। भी जानकारी होगी, दिल्ली के मामले में लगभग वर्षों पहले से इसकी जांच चल रही है जी। और उसके परिणाम स्वरूप यह सब सारी चीज़ें हो रही हैं। और फिर से मैं अपनी बात को दोहराना चाहता हूँ, यदि एजेंसी ने गलत किया है, सरकार का कोई लेना देना नहीं, एजेंसी ने भी गलत किया है, तो लोगों को कोर्ट से रिलीफ मिलनी चाहिए। जी। यदि गलत आरोप चस्पा किए होंगे एजेंसी ने तो उन्हें राहत मिलनी चाहिए, लेकिन राहत भी नहीं मिल रही है अदालत। ज़्यादातर नेताओं को नहीं मिली है। संजय सिंह को राहत मिली है 6 महीने के बाद, ईडी ने अपना केस विड्रॉ कर लिया। क्या लगता है आपको इससे कुछ ऑपोजिशन को बूस्ट मिलेगा, सब एकजुट होकर फिर हल्ला करेंगे? हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इन सब चीज़ों का आकलन करेंगे, कितना उनको इसको बूस्ट मिलेगा, कितनी ताकत मिलेगी। इस समय एक सकारात्मक सोच के आधार पर हम अपने एनडीए को पूरी तरह से मजबूत बना रहे हैं और उसके आधार पर हम अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। राजा जी, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ, और ऑपोजिशन का मानना ये है, कहना ये है कि जो लीडर्स जो है पहले कांग्रेस में थे या कोई और पार्टी में थे, जब वो दल बदल कर बीजेपी में आ गए, ऐसे लीडर्स के खिलाफ जो है केसेस ड्रॉप कर दिए। इनफैक्ट अभी एक न्यूज़पेपर ने एक बड़ी रिपोर्ट भी छापी थी, उन्होंने कहा 25 लोगों ने जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया, उसमें से 23 लोगों के या तो केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया है और या 2 लोगों के तो खिलाफ केस को ड्रॉप भी कर दिया। आप जानते हैं मैं किन लीडर्स की बात कर रहा हूं। कोई इंक्वायरी चलती रहती है तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी मामले होते हैं जिनमें कि उसमें जिसको क्या करने क्लोजर रिपोर्ट जी, वह लगाने की आवश्यकता कभी पड़ती है, एजेंसीज को ही पड़ती है, ये जो उनके पास पूरे प्रमाण भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो कुछ केसों में किया होगा। पर आप ये कह रहे हैं कि जो बड़े लीडर्स जो आपके साथ आए हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनके अगेंस्ट केस खुले रहेंगे, ये चलते रहेंगे? एजेंसीज को जो अपना काम करना है एजेंसीज करती रहेंगी। वो इंडिपेंडेंट है? बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उनके ऊपर हम लोगों का कोई दबाव नहीं है। सरकार का कोई दबाव नहीं? कोई दबाव नहीं है और ना हम दबाव डालेंगे। जी। अब राहुल गांधी और अपोजिशन वाइट वॉशिंग की बात करते रहते हैं कि ये सब जब जैसे ही दल बदल के बीजेपी के पास वापस जाते हैं तो केस ड्रॉप हो जाते हैं। देखिए, राहुल गांधी को सच्चाई को भी समझना चाहिए। उनकी भी सरकारें पहले रही हैं इस आज़ाद भारत में। शायद ही ऐसी कोई सरकार रही हो जिस सरकार के ऊपर, कांग्रेस की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों, कांग्रेस अथवा यूपीए जी, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों। सरकारें तो ऐसी भी रही हैं जिसमें कि मंत्रियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी है। जी। लेकिन 10 वर्षों का समय गुजर गया हमारी सरकार को काम करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में। यही विपक्ष एक भी आरोप हमारी सरकार के ऊपर नहीं लगा पाया। जी। तो उनकी सरकारों में हमारी सरकारों में सबसे बड़ा अंतर यह है। राजनाथ जी, एक दूसरा गर्म मुद्दा इस चुनावों के पहले वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। तो आपका मैं पर्सनल मत जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने जब ये इंट्रोड्यूस किया था तो क्या सोचकर किया था? इससे क्या ब्लैक मनी जो है वापस सर्कुलेशन में ज़्यादा आएगा? और आने वाले समय पर आप लोगों की सरकार की जब थर्ड टर्म आएगा तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी? कुछ इस पर आप एक्शन लेंगे? राहुल जी, यदि कोई किसी पार्टी को चुनाव यदि देता है, इसकी जानकारी भी हो जाती है तो क्या आपत्ति है? यह बुरी बात है? नहीं, जब आप लोग लाए थे तो ये था कि डोनर का नाम बाहर नहीं आएगा। आज डोनर के नाम बाहर आ गए। डोनर के नाम बाहर आ गए जी। तो नहीं, क्या कैश जनरेशन ज़्यादा होगा, अब लोग जो है कैश देंगे। अब देखिए, भविष्य बतलाएगा कि हम लोगों ने जो ये स्कीम लागू की थी, बांड की स्कीम, वो कितनी सही थी, ये समय बतलाएगा। तो आपका पर्सनल मानना क्या है कि इससे ये आपने जब सोचा था तब आप लोगों ने यही कहा था कि इससे ब्लैक मनी जो है, जो ज़्यादा है, वो एक ट्रांसपेरेंट जिस हद तक पॉसिबल है ट्रांसपेरेंट प्रोसेस आपने डालने की कोशिश की थी? यह भी एक हमारी सोच थी जी। और दूसरी चीज़ ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसका है, किस कंपनी के द्वारा दिया गया है, किस कैपिटलिस्ट के द्वारा दिया गया है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। कल तो कोई यह भी कहेगा किसने किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया है, इसकी भी जानकारी दी जानी चाहिए। क्या इसे आप स्वीकार करेंगे? कोई भी देश जहां पर हेल्दी डेमोक्रेसी होगी इसको स्वीकार करेगा कि कोई अपना मत किस पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा है, किस व्यक्ति को दे रहा है, इसका भी डिस्क्लोजर होना चाहिए। जी नहीं, ये स्वीकार नहीं करेगा। मगर ये मुद्दा थोड़ा अलग है इस मायने में कि लोगों का ये मानना है कि ऐसा भी हो सकता है, जो कि ऑपोजिशन कह भी रहा है, कि करीब 4,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड जो खरीदे गए, वो रेड्स होने के बाद 14 कंपनीज पर रेड हुआ, रेड होने के तुरंत बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए। तो ये एक तरीके से, जिसको कि ऑपोजिशन कह रहा है, राहुल गांधी हफ्ता वसूली कह रहा है, कोई कह रहा है चंदा लेने का तरीका है, हालांकि उनको भी मिला। ये मतलब मान लिया नहीं हूँ, एक दो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। जी। लेकिन क्या ये कर देने के कारण उनके केसेज बंद हो गए?
इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए विपक्ष को। तो आप कह रहे हैं कि वो केसेस चलते रहेंगे, उसका कनेक्शन नहीं है? हाँ, बहुत सारे ऐसे मामले होते जिनके ऊपर चार्जेज रहते हैं जी, तरह तरह के चार्जेस रहते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन चुनाव के दौरान वो डोनेट करती हैं। तो जो डोनेट पहले भी किया है जी, जो डोनेट कर रहे हैं अगर उनके अगेंस्ट केसेस हैं तो ऐसा नहीं है कि वो ड्रॉप होंगे। वो कोई सवाल ही नहीं। हाँ, वो चलते, एजेंसी अपना जो काम है काम करती रहेंगी। पर कनेक्शन है इस पर कि कनेक्शन है कि रेड्स होती हैं, उसके बाद चंदा आता है, उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड आते हैं जिसको ऑपरेशन चंदा बोलते हैं। इस दृष्टि से उसे नहीं देखा जाना चाहिए, इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है जी। इससे हटकर दूसरे मुद्दों पे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी हरदम कहती है, आप लोग कहते हैं कि आप पार्टी विद अ डिफरेंस हैं, आप अलग हैं। जैसा आपने भी कहा, आपकी कृति और कथन में जो है जो आप कहते हैं वो आप करते हैं, क्रेडिबिलिटी। इसके बावजूद देखा ये जा रहा है कि आपने तमाम नेताओं को दूसरी पार्टी से अपनी पार्टी में शामिल किया है, उनको अट्रैक्ट किया है। कुछ लोगों के ट्रैक रिकॉर्ड भी शायद इतने अच्छे न रहे हों, कुछ परिवारवादी पार्टी भी हैं कुछ स्टेट्स में जिनको आप उसके हरदम खिलाफ रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? ये एक्सोडस जो कांग्रेस से बीजेपी में हो रहा है या अन्य पार्टियों से जो लोग शामिल हो रहे हैं बीजेपी में, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इसमें आपके कार्यकर्ता में भी रोष है? हमारे कार्यकर्ताओं में कोई रोष नहीं है। इसे तो हम सब स्वीकार करेंगे कि हमारी पार्टी की विश्वसनीयता, हमारी पार्टी की साख ये बड़ी है जी। और स्वाभाविक रूप से दूसरे राजनीतिक पार्टियों के लोग भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार करने के लिए उत्सुक हैं। तो इसे तो सचमुच सकारात्मक नजरिए से देखा जाना चाहिए। जी, जो पार्टी जीत रही है, जो पार्टी पावर में है, उसको तो हर आदमी ज्वाइन करना चाहता है, मगर आप लोग एक फिल्टर लगाते हैं कि इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है। लंबे समय तक हम लोग विपक्ष में काम करते रहे और कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में थी इस देश में जी, लेकिन हम लोगों ने तो नहीं कांग्रेस ज्वाइन किया। इन राजनीतिक पार्टियों को भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए जो इस प्रकार के आरोप लगा रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनको अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। केवल आरोप के लिए आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए जी, आरोपों के पीछे भी तथ्य होने चाहिए। जी राजा जी, एक और मुद्दा जो कि पिछले 4-5 सालों में रहा है और वो है एक फार्मर एजिटेशन का मुद्दा। पहले आप फार्मर के लिए एक नया कानून लेकर आए, फिर आपने उस कानून को विड्रॉ किया। अभी हाल फिलहाल फिर प्रदर्शन हो रहे हैं, फार्मर एजिटेशन हो रहा है। तो ये बीजेपी जो है फार्मर्स को, किसानों को, और आप तो खैर किसान परिवार से आते हैं, तो अपना जो ये कम्युनिकेशन कुछ गैप हो रहा है कि आप अपनी बात जो है उनके सामने ठीक से रख नहीं पा रहे हैं। वो समझ जो फार्मर से संबंधित बिल था जो विड्रॉ करना पड़ा जी, मैंने हम लोगों को भी लगा कि शायद हम उनके हित के लिए ले आए थे जी, ये किसानों के हित में था, लेकिन शायद जिस तरीके से उन्हें कम्युनिकेट किया जाना चाहिए था, जिस तरीके से ये बात उन तक पहुंच जानी चाहिए थी, शायद नहीं पहुंच पाई जी। क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि बोल्ड रिफॉर्म था। हाँ, बहुत लोगों का मानना है बोल्ड रिफॉर्म था, फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा था, मगर उसके बावजूद उसको हटाना पड़ा। और तो वही ना हम समझा नहीं पाए। शायद उसके लिए और समय चाहिए था ताकि हम किसानों को समझा पाते, उनके साथ और डायलॉग की ज़रूरत थी। शायद वो खुद भी समझ जाते। हो सकता है भविष्य में वही किसान ये मांग करें कि जो बिल वापस लिए गए थे उन बिलों को प्रभावी किया जाना चाहिए। तो आप लोग उनसे इस बारे में बात करने की, उनको समझाने की कोशिश जारी रखेंगे? देखिए, हम लोगों की बात तो बराबर किसानों से होती रहती है। अभी पंजाब के कुछ किसानों ने जो आंदोलन किया था, आपने देखा होगा 3-3 मंत्री हमारे बराबर उनसे संवाद करने के लिए पंजाब में जा रहे थे, बराबर गए जी, और 4-4, 6-6 घंटे तक बातचीत की जी। हम इस देश के किसानों के साथ अपना संवाद नहीं तोड़ना चाहेंगे। तो आपके लिए क्या मैसेज है? किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है जी। आपसे सुनना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहते हैं देश के किसानों को? नहीं, देश के किसानों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश के किसानों की आमदनी बढ़े जी, उनको उनकी फसल की उचित कीमत मिले जी। ये हमारी सरकार की सोच है। फार्मर इनकम को डबल करने की जो बात करते थे वो वैसे ही चालू है। बिल्कुल, फार्मर्स इनकम को जो डबल करने का जो हम लोगों का संकल्प है वह काफ़ी हद तक पूरा हुआ है, आगे और पूरा होगा। राजनाथ जी, आप देखते होंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जी जी किसानों को असिस्ट करने के लिए, ताकि अपनी फसल यदि वह कुछ उगाना चाहते हैं अथवा कोई नई फसल डालते हैं तो उसमें बहुत सारी फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, कीटनाशक दवाओं की ज़रूरत होती है। कहीं ऐसा ना हो कि पैसे के अभाव में ये सब सारे काम वह न कर सकें जी, ये दवाएं, खाद या सब न खरीद सके। इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया प्रतिवर्ष किसानों को
हमारे प्रधानमंत्री जी मुहैया भी कराते हैं। जी, 370 का बोल्ड टारगेट है आपके सामने। इस बार आप लोगों को बड़ी उम्मीद है कि साउथ इंडिया से जो है वहाँ से आपके पास काफ़ी सीटें आएंगी। तो पिछली बार लगभग 130 सीटों में आपके पास कुछ 29 सीटें थी, उसमें से 25 कर्नाटका से आई थी, 4 तेलंगाना से। इस बार आप इसको कैसे बदलते देख रहे हैं? कहाँ से और सीटें आएंगी? नहीं, कर्नाटक का तो मान लीजिए 28 के 28 सीटों पर भारतीय 28 से 28। अभी कुछ ही महीनों पहले आप बुरी तरीके से चुनाव हारे हैं वहाँ पे विधानसभा। मैं कह रहा हूँ विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव की बात छोड़िए जी, बहुत सारे ऐसे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को कामयाबी हासिल हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में वहाँ पर लोकसभा के चुनाव में स्वीप किया। कर्नाटका में आप 28 से 28 तो दे रहे हैं, मगर अंदर इंट्रा पार्टी आपकी काफ़ी लड़ाई झगड़ा मनमुटाव चल रहा है। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि सारी सीटें आप लेकर आएंगे। वहीं पर कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, और इस बार तो जेडीएस के साथ समझौता भी है। हमारी ताकत पहले से भी कर्नाटक में बढ़ी है। तो 28 में 28। तमिलनाडु केरला, यहाँ पे अकाउंट खुलेगा आपका? अकाउंट ही नहीं खुलेगा, बल्कि अच्छे खासी संख्या में हम सीटों पर विजय भी प्राप्त करेंगे। कहाँ? तमिलनाडु में? तमिलनाडु में करेंगे इस बार। और रिजल्ट आने के बाद फिर राहुल जी मिलेंगे हम लोग। नहीं, जरूर मिलेंगे। पर कितनी सीटें देते हैं आप यहाँ पे तमिलनाडु में, खास करके कितनी सीटें? नंबर ऑफ सीट्स के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा जी, लेकिन ठीक ठाक मिलेंगी। जहाँ बिल्कुल हमको शून्य मिलती थी पहले, इस बार तमिलनाडु में हमको विजय प्राप्त होगी। क्योंकि एग्जैक्टली ये बताना कि इतने सीटों पर हमको विजय प्राप्त होगी। केरला में भी अकाउंट खुलेगा? हाँ, बिल्कुल खुलेगा। इस बार कोई ऐसी स्टेट नहीं होगी जी जहाँ पर कि हमारा अकाउंट न खुले, और अकाउंट खुलने की बात तो दूर, हम अच्छी खासी सीटों पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। तो 130 में से बड़ी पिक्चर, अगर बिग पिक्चर देखें तो 130 में से आपको कितने सीटों की बढ़ोतरी दिख रही है साउथ से? देखिए, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा। अच्छी खासी सीटों पर विजय प्राप्त होगी, ताकि हम अपना टारगेट हमारा जो 370 का है जी, उस 370 के टारगेट को हम अचीव कर सकें, और एनडीए के 400 पार का जो हमारा टारगेट है, हम उस टारगेट को अचीव कर सकें। चलिए नॉर्थ की ओर चलते हैं। पर जिससे पहले कि मैं स्टेट्स पर आऊँ, आप खुद लखनऊ से लड़ रहे हैं, जिससे पहले कि मैं स्टेट्स पर आऊँ उससे पहले एक मुद्दा और वो है अभी इधर हाल में मुख्तार अंसारी की मौत का मुद्दा। उनकी फैमिली कह रही है कि उनको जो है पॉइजन किया गया, उनको जहर देकर मार दिया गया। इस पर आपका क्या मत है? आप क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में मैं समझता हूँ मजिस्ट्रियल इंक्वायरी बैठी थी, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, स्थिति साफ हो जाएगी। पर आप क्या मानते हैं कि ऐसा हो सकता? आप ये किसी भी सूरत में संभव नहीं हो सकता। पूरी तरह से बेबुनियाद निराधार आरोप है। हम लोगों ने एक चीज़ और देखी, इसके पहले अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ माफिया डॉन्स थे ये लोग। इनको जो है सरेआम कैमरा के सामने कुछ 3 लोगों ने आकर मार दिया। ऑपोजिशन का कहना है कि ये सब चीज़ें ये दिखाती हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग्स हैं। ये सब तो गैंग्स आपस में लड़ते ही रहते हैं। आप तो वैसे भी देखते हैं जी, चले जाइए कहीं पर भी, सभी जगह 1, 2, 3 गैंग्स होते हैं। सबके इंटरेस्ट एक दूसरे से क्लैश करते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं, एक दूसरे की हत्या करते रहते हैं। तो इसको आप स्टेट स्पॉन्सर्ड या कोई इनकाउंटर किलिंग वगैरह का कोई बढ़ावा नहीं मिल रहा है? नहीं, स्टेट स्पॉन्सर्ड तो हो ही नहीं सकता, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जी, तो यूपी में इस तरह की चीज़ आप नहीं देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि वहाँ नहीं, इसका कोई चुनाव पे असर पड़ेगा? यूपी में कह सकता हूँ, यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बखूबी वहाँ की सरकार को चला रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था इस समय है, इसके पहले कभी नहीं रही है। और इन सब चीज़ों से चुनाव पर पोलराइजेशन वगैरह इसका कोई असर आएगा? पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हम लोग करते ही नहीं है। हम लोग तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, ये हमारी राजनीति का आधार है। उत्तर प्रदेश की क्योंकि बात हो रही है तो वहाँ पे आपका जानना चाहूँगा, क्या आप 2014 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? 71 बीजेपी, 73 एनडीए। नहीं, इस बार 80 आउट ऑफ 80। 80 आउट ऑफ 80? और क्या? इसका मतलब अमेठी, रायबरेली, अमेठी में तो पहले हारे, रायबरेली, कन्नौज, आजमगढ़, मैनपुरी सब जगह जीतेंगे। अब देखिए, रायबरेली से कौन चुनाव लड़ता था अभी तक? हाँ, अभी तक सोनिया गांधी लड़ती थी। हाँ, तो सोनिया जी तो राज्यसभा में आ गई जी, क्यों आई? तो आप कह रहे हैं कि रायबरेली में अकलेमंदी इशारा काफ़ी होता है, मैं समझता हूँ। रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की। जाए अमेठी लड़े, कोई भी लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी से शिकस्त उसको खानी पड़ेगी। तो रॉबर्ट वाड्रा क्योंकि वहाँ पर हमारी कैंडिडेट स्मृति ईरानी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और उनका परफॉर्मेंस अपने संसदीय क्षेत्र में भी अच्छा रहा है और हाउस में भी अच्छा रहा है, और एक मंत्री के रूप में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है।
पर आप लोग परिवारवाद की बात करते आए हैं, अब रॉबर्ट वाड्रा का भी आ जाना पॉलिटिक्स में, या कम से कम अपनी इच्छा उन्होंने व्यक्त की, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो करना चाहते हैं, आना चाहते हो, आए, हम इस पर क्यों विचार करें? ये हमारे विचार का कहाँ तक विषय है? हमको अनावश्यक जो है उनके गिरेबान में झांक कर देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो उनका फैसला है, कांग्रेस का। हम लोगों को फैसला नहीं करना है। इस बार आप लोगों ने एक और मुद्दा उठाया है इलेक्शन के जस्ट पहले, वो है कच्चा तीवू का मुद्दा, कि ये जो है एक टापू था, एक जो कांग्रेस की सरकारों ने जो है श्रीलंका को दे दिया। श्रीलंका ने अभी बयान जारी किया है कि ये तो 50 साल पुरानी बात है, आज इसको क्यों उठाया जा रहा है? ये तो 50 साल पहले सेटल हो चुकी है। लेकिन स्वीकार तो किया ना कि ये 50 साल पुरानी बात है, लेकिन ये हुई थी, इसमें सच्चाई है जी। पर इसको चुनाव के पहले उठाने का क्या, पहले उठा सकते थे? अरे भाई, सही बात, सच्ची बात, यदि कभी आ जाए, चुनाव के समय आ जाए तो चुनाव के पहले आ जाए, उस पर क्यों आपत्ति होनी चाहिए? क्या कोई इसे नकार सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो ये बात कही है कच्चा टीवी के बारे में वो गलत है, निराधार है? कोई आरोप लगा सकता है? स्वीकार तो सब कर रहे हैं ना कि हाँ हुआ जी। आज नहीं हुआ, 50 साल पहले हुआ, लेकिन हुआ। ऑपोजिशन का कहना है कि इस तरह की चीज़ों को बार बार उठाना, कोई मुद्दों को पकड़ना, असली मुद्दों से जनता को भटकाना है। हाँ, जहाँ असली प्रॉब्लम है, जैसे कि चाइना जो कि कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा अभिन्न अंग है, उसने अपने जो है 30 नाम भी दे दिए हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। हाँ, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, उन्हें हमारी चिंता नहीं करनी चाहिए हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। जो करना चाहिए, जो उचित है, वही हम लोग कर रहे हैं। पर चाइना पर खास करके जो चाइना की मिलिट्री ने पहले बोला, अभी भी जो है उनके बयान बराबर आ रहे हैं, इन बयानों को आप कैसे देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में जो बयान खास करके आ रहे हैं, उस पर मैं आपसे सीधा सवाल। 2 टूक शब्दों में, अरुणाचल भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा, और उसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे। बिल्कुल जी। तो इस पे कोई सॉफ्ट पेडलिंग और ये इशू प्रश्न नहीं खड़ा होता जी। राजा जी, चाइना से थोड़ा पाकिस्तान की ओर मुड़ते हैं। अभी कल ही जो है गार्डियन, फॉरेन पब्लिकेशन है गार्डियन, उसमें एक आर्टिकल आया है, उसमें कहा है, उस आर्टिकल ने कहा है कि जो है भारत ने पाकिस्तान की धरती में 20 लोगों को, 20 इंडिविजुअल्स को, टेररिस्ट को जो है पिछले कुछ सालों में मारा है, उन्हीं की धरती में जाके मारा है। और जो है इस पर तमाम क्या कहते हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च की है, बहुत लोगों से बात की है। ये पहले हम लोगों के बारे में कनाडा में भी बोला गया, यूएस में भी ये चर्चा हुई पहले, पर पाकिस्तान की ये नई चर्चा है, 20 लोग। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये क्या, उस आर्टिकल में ये भी कहा है कि जो है भारत जो है केजीबी और मोसाद से जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है, तो उनकी भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ वगैरह, इस तरीके का काम कर रही हैं। कोई स्लीपर सेल है यूएई में, उसने जो है इसमें उसका रोल रहा है, और 20 लोगों को, मतलब एक आध लोग नहीं, 20 टेररिस्ट को जो है हमने कुछ सालों में मारा है। 20 टेररिस्ट को मारा है? हाँ जी, मतलब टेररिस्ट कह लीजिए, लोगों कह लीजिए, पर वहाँ उनकी धरती में मारा है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहाँ पर यदि आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भग कर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, और यह ताकत है भारत की, और पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है। वैसे भारत बराबर अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है, चाहे कोई भी हमारा पड़ोसी देश है। और आज देखा होगा आपने, पास्ट हिस्ट्री उठाकर देखिए कि आज तक न तो हमने दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है, अथवा आक्रमण की कोई पहल की हो, कभी नहीं किया, और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी कब्जा करने की कोशिश की है। यह भारत का चरित्र रहा है जी। लेकिन भारत को बार बार कोई आंख दिखाएगा, भारत में आकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा कर देने की कोशिश करेगा, तो उसकी खैर नहीं है। नहीं, बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके के बारे में भी आपने अक्सर बातें की है, इसका कोई टाइम फ्रेम है? इसको हम लोग कैसे, वहाँ के हिंदू मुसलमान आप लोग कहते हैं कि भारत के ही लोग हैं, तो इसका टाइम फ्रेम क्या है? उसको हम कैसे इस मामले को रिजॉल्व करेंगे? वैसे पाक अधिकृत कश्मीर का जहाँ तक प्रश्न है, वो पहले भी भारत का था, आज ही है और कल भी रहेगा। ठीक है, इस समय कुछ हैं परिस्थितियाँ ऐसी, लेकिन आप आश्वस्त रहिए, पीओके के लोग ही ये मांग करेंगे और हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। ये प्रायोरिटी रहेगी 3rd टर्म में सरकार की?
सरकार की थर्ड टर्म में ये प्रायोरिटी रहेगी? मैंने कहा ना, पाक अधिकृत कश्मीर की जनता ही ये मांग करेगी कि हमको मर्ज किया जाए जी। भारत के साथ। हम भारत से बिल्कुल अलग नहीं रह सकते। और आपने देखा होगा 1-2 प्रदर्शन वहां पर हुए थे जी। और भारत के कश्मीर के साथ वो लोग मिलना चाहते हैं। देख रहे हैं कि तेजी के साथ धारा 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर में स्थिति सामान्य हुई है और विकास की गति भी तेज हुई है। कश्मीर, क्योंकि आपने अभी बात कही, तो क्या वहाँ पे आफ्सा हटाएंगे आप? आफ्सा को हटाएंगे आप? अब लगभग वो समय आ गया है हाँ, कि हटाया जा सकता है, लेकिन अब तो गृह मंत्रालय को इस संबंध में फैसला करना पड़ेगा सारी रिपोर्ट आ जाने के बाद। अमित शाह जी ने अभी कहा है कि जो है उसको हटाने की एक वो हो सकती है। वही मैंने कहा ना, परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं कि आफ्सा हटाया जा सकता है, लेकिन इस संबंध में जो भी निर्णय करना होगा वो गृह मंत्रालय करेगा। थोड़ी सी बात आपके मंत्रालय की भी कर लें। चुनाव का माहौल है तो इस तरह की बातें रह जाती हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट्स 20,000 करोड़ से ज़्यादा, ये कैसे हासिल कर पाए आप? आगे का क्या प्लान है? बस दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रांग विल पावर, और हमारे प्रधानमंत्री का विजन और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति। उन्होंने कहा हर मामले में भारत आत्मनिर्भर बनना चाहिए। यदि हर मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो उसे रक्षा के मामलों में भी भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। एक उनका यह संकल्प था और उसी संकल्प के आधार पर हम लोगों ने अपने कदम आगे बढ़ाए और आज 20,000 करोड़ से अधिक का, लगभग 21,000 करोड़ रुपए का हमारा एक्सपोर्ट का टारगेट ये पहुंच गया है। और आप देखिएगा आगामी कुछ ही महीनों के अंतर्गत ये और अधिक आगे बढ़ने वाला है। 2014 में जब हम लोग आए थे उस समय रक्षा उपकरणों का जो एक्सपोर्ट होता था वो बामुश्किल 900 करोड़ या कुछ ऐसे ही था, आसपास था 900 करोड़। अब आप समझिए इतने ही समय में हम लोग 900 करोड़ से बढ़कर एक्सपोर्ट को 21,000 करोड़ रुपए तक ले गए। और हम लोग की बराबर कोशिश यही रहती है कि अब रक्षा उपकरण भी, चाहे टैंक हो, तोप हो, गोले हो, मिसाइल हो, एमिनिशंस हो, अब भारत में बनने चाहिए और भारतीयों के हाथों से बनने चाहिए। यहाँ तक कि इंजन भी, फाइटर प्लेन के इंजन भी, उसके लिए भी समझौता हम लोगों ने कर लिया है। इस चीज़ में हम लोग कुछ पीछे रह गए, कुछ काम धीमी गति से चल रहा है डीआरडीओ में। यही जैसे चाइना की जो नेवी है, सबमरीन हो, वॉरशिप हो, बहुत बड़ी उनकी जो है वो है। हमारे पास सिर्फ 16 ऑपरेशनल सबमरीन्स हैं। कुछ डीआरडीओ इस चीज़ में आने वाले समय में गति बढ़ेगी इसकी। तो अपना काम कर ही रहा है। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट वगैरह पे बिल्कुल ये सब सारा काम चल रहा है, तेजी के साथ काम चल रहा है। तो इसमें आपको लगता है आने वाले अगले कार्यकाल पे इस पे काम और तेजी से होगा? तेजी से हो ही रहा है। उस समय अगले कार्यकाल में उसके परिणाम दिखने लगेंगे लोगों को। जी राजनीति, आप आज से नहीं, बहुत पहले से, जब से आप राजनीति में हैं, आपके संबंध हर पार्टी से अच्छे रहे हैं। आपने एक हरदम एक द्वार खोल के रखा है जिससे कि बातचीत होती रहे, लोगों से मिलना जुलना चलता रहे, चाहे राजनीतिक परिस्थितियां कैसी भी हों। क्या आपको आज लगता है कि वो उस तरह की परिस्थितियां आज नहीं रही, कि आज बहुत एक ऐसा माहौल बन गया है जिसमें लोग कुछ भी बोल जाते हैं? लोग जैसे मोदी को गोली मारो, कोई बोलता है मोदी का लाठी मारो, सर फोड़ो, इस तरह की बातें। कंगना रनौत जी के खिलाफ कुछ बोल दिया, हेमा मालिनी जी के खिलाफ कुछ बोल दिया। तो ये क्या आप देखते हैं कि ये स्तर गिरता जा रहा है? इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, इस प्रकार के आरोप लगाने से लोगों को बचना चाहिए। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से भी बचना चाहिए। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी अपेक्षा नहीं की जाती है। और प्रधानमंत्री के बारे में तो बहुत ही नाप तोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री केवल व्यक्ति ही नहीं है, प्रधानमंत्री एक संस्था होता है। और आपने देखा होगा किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में यदि कुछ बात हमने कही होगी तो बड़े नपे तुले शब्दों में कही होगी। जी। लेकिन जिस तरीके से, जिस प्रकार के शब्दों का ये लोग प्रयोग कर रहे हैं, ये स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। राजनाथ जी, इस चुनाव में 3 और राज्य हैं जिनका एक अहम रोल होगा आपके इस नंबर को अचीव करने में, 370 जो आप कह रहे हैं, और वो हैं बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल। तो एक एक करके बिहार पर आपकी समझ और आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। पूरा आप सब में पूरा बोल दे रहे हैं, ऐसे कैसे मैं मान लूं? मान लीजिए ना पार्टी बाई पार्टी, उसके बाद तो मिलेंगे हम लोग, 4 जून को तो मिलेंगे ना। जी। नहीं, पर इस बार बिहार में हर पार्टी के संग आपने जो है अलायंस कर लिया है। हर पार्टी
पहले तो कहा जाता था कि नीतीश जी पलटू राम कहते थे, अब तो ये कहते हैं कि बीजेपी भी पलट पलट के बार बार उन्हीं के पास जाती है। नहीं, जाती नहीं है, उन्होंने देख लिया अब उनको ना, उसका उन्होंने फैसला किया कि बस बीजेपी के साथ ही रहना चाहिए, इसी में देश का हित है, इसलिए नीतीश जी ने फैसला किया। अब देखिए, नीतीश जी के बारे में जो कहना वो लोग कह देंगे, लेकिन इतनी बात सच है, उनके लंबे राजनीतिक जीवन में कभी भी कोई एक भी भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर नहीं लग पाया। ये बहुत बड़ी बात है। अरे वो हमारे साथ हैं तो ये तो सचमुच हम लोगों के लिए एक हर्ष का विषय है। पर 2014 के पहले से कभी मोदी जी के बारे में कुछ बोलते हैं, कभी पार्टी के बारे में कुछ और बोलते हैं, बदलते रहते हैं। फिर तो इस बार बदलने का सवाल नहीं। चलिए, तेजस्वी जी ने कहा है कि मोदी की गारंटी तो ठीक है, इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि चाचा फिर पलटी नहीं मारेंगे। नहीं, उन्होंने तो खुद ही कहा है, नीतीश कुमार जी ने। जी हाँ। तो आपको उम्मीद होना है था हो गया, अब जहाँ मैं आ गया हूँ यहीं रहूँगा। और आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव भी मिलकर लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। अगर इससे हटकर थोड़ा महाराष्ट्र में आए, महाराष्ट्र में लोग कह रहे हैं कि एक अजीब खिचड़ी सी बन गई है। तीन पार्टियों का, 2 पार्टियों का विभाजन हुआ है, उसमें एक फैक्शन आपके साथ है। तो इसमें 48 सीटों, पिछली बार आपके पास 41 सीटें थी। भारतीय जनता पार्टी अगर अपने अलग लड़ती तो भी अच्छा प्रदर्शन करती। तो हर बार आपको इतनी जोड़ तोड़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कहीं कोई घबराहट की जो है यहाँ पे चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हमारी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी? यह प्रश्न तो उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जिनकी पार्टियाँ टूटी हैं, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी हो। वो लोग टूटते क्यों हैं? अब वो टूटेंगे और उनके लोग हमारे साथ पार्टी एक्टिवली तोड़ने में काम नहीं सर, ये सब अपराध नहीं करते हम लोग। वो लोग टूटते क्यों हैं? अब टूट कर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता था, हम कह देंगे हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, ये देखिए, जब जो लोग वहां से आए हैं उनके ऊपर कहते इनके ऊपर भी आरोप लगे थे पहले, तो आरोप लगे थे पहले, आज लोग कहते हैं, लेकिन जब उनकी पॉलिटिकल पार्टी में थे तो यही लोग ये कहते थे कि यह सरकार ने जानबूझकर इन्हें फंसा रखा है जी, ये पूरी तरह से निर्दोष हैं। तो उस समय का स्टेटमेंट ये है। अब भाजपा में आ गए तो स्टेटमेंट बदल गया कि वे दोषी हैं। अब उनके यहां जब थे तो दोषी नहीं थे, निर्दोष थे। ईडी सीबीआई ने जो भी कार्रवाई की वो गलत की। पर आप लोग का इंटरनल ये जो तीन लोगों का वो बन गया है, वो उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? अभी देखिए, वो एकनाथ खड़से जी को आप लोग वापस ले आए, जो कि बहुत दिनों तक बाहर बैठे हुए थे। अब वापस, हाँ अच्छा, चलिए, वो आ गए, आप ले आए वापस। उनको लाना पड़ा वापस, कह रहे हैं क्योंकि नॉर्थ महाराष्ट्र में थोड़ी सी सिचुएशन बीजेपी की थोड़ी ख़राब लग रही थी। पहली बार जब वो छोड़ कर गए तो फडणवीस जी से लड़ के गए थे। तो ये इतना सारा विरोधाभास कैसे संभालेंगे आप? मतलब देखिए, बहुत सारे ऐसे जागरूक नेता हैं जो मानते हैं कि 2047 तक हमारा भारत या विकसित भारत बनना चाहिए। जी, स्वाभाविक है, उनके मन के अंदर भी ललक होगी कि इसमें मैं भी कंट्रीब्यूट कर सकूं, इसमें मैं भी कुछ योगदान कर सकूं, इसलिए पार्टी के साथ जुड़ते हैं। आखिरी में बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में आपको क्या लग रहा है? पिछली बार एक अच्छा प्रदर्शन था, 18 सीटें आई थी 40 में, 18 थी। उसके बाद आप विधानसभा का चुनाव हारे, जीत का माहौल बना हुआ था, मगर सिर्फ 77 सीटें ले आए। और इस बार क्या देख रहे हैं आप? आपको क्या लग रहा है? इतनी बात तो पक्की है कि पहले से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त होगी। कितनी अधिक? अब कोशिश हमारी यह है कि 18 का 36 कर लें। दुगनी? हाँ, कोशिश तो यही है और विश्वास भी है जी, प्रयत्न भी है और विश्वास भी है। तो पहले आप, मुझे लगता है, नेता है जिन्होंने 36 का आंकड़ा दे दिया, बहुत बड़ा आंकड़ा दिया। हाँ, ये डबल करना ही चाहते हैं। अमित शाह जी भी 25 से कह रहे थे ऊपर आएगी। नहीं, उन्होंने कहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि टारगेट हम लोगों का तो 36 का है। वहाँ पे आपको क्यों लगता है कि इतनी बड़ी जीत का मतलब, इतनी जीत का मतलब लोगों में आक्रोश? किस बात का आक्रोश है? वेस्ट बंगाल में सरकार नाम की कोई चीज शेष नहीं बची है। आप किसको ये बताइए कि अस्थाई सरकार, पहले कम्युनिस्ट पार्टी की भी सरकार वहां थी जी, वर्षों तक स्टेबल गवर्नमेंट, अस्थाई सरकार वहां पर थी जी, फिर भी जिस तेजी के साथ पश्चिम बंगाल का विकास होना चाहिए था, वहां की बेरोजगारी का संकट, अन्य बहुत सारी समस्याएं, वहां के विकास का संकट, इस पर जो विजय प्राप्त करनी चाहिए थी वो सरकारें अस्थायी होने के बावजूद भी नहीं कर पाई। लोग इस सच्चाई को अब समझने लगे हैं कि सचमुच विकास यदि कोई राजनीतिक पार्टी कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी, कोई अलायंस यदि कर सकता है तो एनडीए कर सकता है। लोगों का यह विश्वास है और आज के प्रधानमंत्री मोदी जी ही कर सकते हैं, यह लोगों का विश्वास है। क्या संदेश खाली भी बड़ा फैक्टर है इसमें? संदेश खाली है बड़ा फैक्टर। लोग आहत हैं,
और मैं समझता हूँ संदेश खाली जैसी जिस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो रही थी और बिल्कुल चुप्पी साधे हुए वहाँ की राज्य सरकार बैठी थी, और आपने देखा होगा कोर्ट ने भी लताड़ा है जी राज्य सरकार को। जी। राजा जी, आपने हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। एक आध मैं पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं अक्सर आपसे मिलता हूँ, आपसे बात भी होती है। आपको क्या लगता है कि डेस्टिनी का कितना बड़ा रोल होता है किसी की भी ज़िंदगी में, किसी की भी लाइफ में? क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? आप तो फिज़िक्स के स्टूडेंट रहे हैं। मैं तो विश्वास करता हूँ। मैं फिजिक्स का स्टूडेंट भले ही रहा हूँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ डेस्टिनी का भी एक महत्व होता है, लेकिन व्यक्ति को प्रयत्न करते रहना चाहिए। और कभी असफलता यदि मिल जाती है तो उसको लेकर बेचैन नहीं होना चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए, प्रयत्न बराबर करते रहना चाहिए। आपका राजनीतिक सफ़र बहुत लंबा, जिसमें आपने बहुत सारे आपके अचीवमेंट्स भी हैं। आने वाले 5 सालों में राजनाथ सिंह क्या करना चाहेंगे? तो ये मुझे नहीं मालूम है, पर आप कुछ अपने आप तो करना, आपकी अपनी पर्सनल इच्छा क्या है कि आप किस रोल में देखना चाहेंगे? मैंने हमारी कोई पर्सनल इच्छा नहीं है, बहुत किया है। पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जो भी भूमिका निर्धारित करेंगे वो करेंगे। राजनाथ जी, आपने हमसे बात करी, बहुत अच्छा लगा। आज आपकी तबीयत भी थोड़ी नासाज थी, आपसे मुलाकात हुई, उसके बावजूद आपने हमको इतना लंबे समय इंटरव्यू दिया और हमारे सारे प्रश्नों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको इलेक्शंस के लिए बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।